morning, student. Today we will study about DGCA, Directorate General of Civil Aviation in India. इंडिया में जितनी भी एविएशन के रिगार्डिंग एयरलाइंस हैं उनको सबको हैंडल करने के लिए जो डायरेक्टरेट जर्नल बनाई गई है, दैट इज DGCA. वी विल स्टडी अबाउट दैट. DGCA का विजन क्या है? The aim of DGCA is endure to promote safe and efficient air transport through regulation. ठीक है, उनका मेन विजन ये है कि वो सेफ्टी एंड एफिशिएंसी लाएं इंडियन एयरलाइंस में. ठीक है, इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको सेफ बनाएं और उसको और एफिशिएंट बनाएं विद अ लॉट नंबर ऑफ सर्विसेज, ताकि अगर कोई पर्सन इंडियन एयरलाइंस से ट्रैवल करे तो उसे किसी तरीके की मुश्किल का सामना ना करना पड़े. ठीक है जी, इंट्रोडक्शन में हमारे पास है कि DGCA एक्चुअल में क्या है, अभी हम इंट्रोडक्शन में वो पढ़ेंगे. इन जनवरी 1978 द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS was established as a department of DGCA. 1978 में एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, मतलब हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है उसकी सिक्योरिटी के लिए एक ब्यूरो बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था. वो डिपार्टमेंट किसके अंडर था? DGCA के अंदर. ठीक है, द डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन DGCA इज द इंडियन गवर्नमेंटल रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिविल एविएशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. जो हमारी सिविल एविएशन है उसके अंडर DGCA गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है, मतलब DGCA इज गवर्नमेंट ओन बॉडी. ठीक है जी, सारे का सारा काम जो होता है एविएशन इंडस्ट्री की सेफ्टी एंड एफिशिएंसी को देखने का वो गवर्नमेंट के अंडर कौन करता है? DGCA. सो DGCA इज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर taking the security and efficiency of Indian aviation as their first perspective. This directorate investigates aviation accidents and incidents. मतलब ये DGCA क्या करती है? The DGCA is the only responsible for investigation of all the accidents and incidents related to Indian aviation. ठीक है, जैसे अभी केरल में लास्ट ईयर 2020 में एक बहुत बड़ा एयर इंडिया के रिगार्डिंग हादसा हुआ था कि जो एयरप्लेन था वो क्रैश हो गया था ड्यूरिंग इट्स लैंडिंग. तो वो ऐसे जैसे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, अगर कोई प्लेन मिसिंग हो गया है, किसी प्लेन का क्रैश हुआ है, किसी प्लेन ने गलती से कोई एयर बाउंड्री क्रॉस कर ली है, तो उस सारी इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? DGCA. सो DGCA इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इन इंडियन एविएशन. इट्स हेडक्वार्टर अलोंग श्री अरबिंदो मार्ग ऑपोजिट सफदरगंज एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा. मेन आपको पूरा एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस चीज को रिमेंबर रखिए कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन विद अ सिविल एविएशन अथॉरिटी. अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो हमारी DGCA है इसको कन्वर्ट कर दिया जाए CAA में, मतलब सिविल एविएशन अथॉरिटी में. देखिए, जब हमारे पास अगर हम DGCA की बात करें तो ये डायरेक्टरेट जनरल है, इसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अथॉरिटीज की कमी, मतलब कुछ ना कुछ इसके पास ऐसे डिसीजन लेने की पावर नहीं है. ठीक है, तो अगर CAA में इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब सिविल एविएशन अथॉरिटी में, तो इंडिया की जितनी भी एयरलाइंस हैं, चाहे डोमेस्टिक हैं चाहे एयरलाइन है, इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, इंडिया का जितना भी एविएशन स्टाफ है, वो सारे का सारा CAA के अंडर आ जाएगा. CAA को पूरी अथॉरिटी मिल जाएगी
कि वो पूरी की पूरी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सके, ना ही सिर्फ उसकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, बल्कि उसमें जो भी काम हो रहा है एवरी काम को वो ऑथराइजेशनली कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसीलिए वो इसे अथॉरिटी बनाने में जुटे हुए हैं कि अभी इसे एज अ अथॉरिटी साइन कर देना चाहिए। ठीक है जी। सो इफ यू मूव फॉरवर्ड, हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, मैंने पहले बताया। रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है? रेगुलेटरी बॉडीज मतलब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो डीजीसीए को चला रहे हैं। ये दो नाम आपको याद रखने जरूरी है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन का जो मिनिस्टर है वो, ठीक है, श्री पी अशोक गजपति राजू। ठीक है, डायरेक्टर जनरल, डीजीसीए का डायरेक्टर जनरल कौन है? मतलब जो हेड है डीजीसीए का, जिसके अंडर सारे की सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स का चेक किया जाता है, दैट इज बीएस फुल्लर। ठीक है, civil aviation is one of two major categories of flying representing all non-military aviation, both private and commercial. Most of the countries in the world are member of International Civil Aviation Organization and work together to establish common standards and recommended practices for civil aviation. Through that, agency civil aviation includes two major categories. अभी वो क्या कह रहे हैं, सिविल एविएशन जो है वो जो हमारी फ्लाइंग रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, ठीक है, उनमें से एक है। ठीक है जी, ये रिस्पॉन्सिबल है ना ही सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड जितनी एयरलाइंस है उनको देखने के लिए, बल्कि जो प्राइवेट एयरलाइंस है, जो प्राइवेट जेट हैं, जो कमर्शियल जेट हैं, सबको, सबकी निगरानी करना, सबको देखना। ठीक है, वो काम है डीजीसीए का। डीजीसीए इज होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एविएशन एस्पेक्ट इन इंडिया, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो पब्लिक है, एवरीथिंग विल बी वॉच आउट बाय डीजीसी। वैसे वो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जितनी भी कंट्रीज हैं वो आईसीएओ, इट्स इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू, याद रखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे की पूरी इंटरनेशनल जो एविएशन इंडस्ट्री चल रही है उसको देखती है। अभी ये आईसीएओ भी आईटा के अंडर ही काम करती है। सब पे टॉप पे आईटा है, आईटा के बाद आईसीएओ आती है। ठीक है जी, तो सारी जितनी भी कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो आईसीएओ का हिस्सा है, और जो कंट्रीज आईसीएओ का हिस्सा है वही कंट्रीज सेम आईटा का भी हिस्सा है, क्योंकि आईसीएओ एंड आईटा एक दूसरे के साथ कंबाइनली वर्क करते हैं। ठीक है जी, तो आईसीएओ कुछ स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करती है। स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करने का मतलब है, देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम किसी कॉलेज की बात करें, तो कॉलेज की जो मैनेजमेंट होती है, किसी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट होती है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, कुछ स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करती है। जो स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना मतलब कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना जिसके अकॉर्डिंग उनका कॉलेज या यूनिवर्सिटी काम करे। वैसे ही पूरी एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए जो आईसीएओ है, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिसको सारे की सारी एविएशन जो इंडस्ट्री की एयरलाइंस है वो फॉलो करती है। ठीक है, ताकि डिस्प्यूट्स ना हो सके, लड़ाइयां ना हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर एक कंट्री के रूल्स अलग हैं, दूसरी के अलग हैं, तो वो दोनों अगर एक दूसरे के साथ लिंक बनाएंगे तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत सारी, क्योंकि अगर रूल्स दोनों के अलग अलग हुए तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट को रोकने के लिए आईसीएओ ने कुछ स्टैंडर्ड्स पहले से ही कॉमन स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किए हैं। कॉमन स्टैंडर्ड मतलब हर एक एविएशन सेक्टर के लिए, हर एक कंट्री के लिए वो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड सेम ही रहेंगे। ठीक है जी, scheduled air transport including all passengers and cargo flight operating on regulatory scheduled routes। अभी ये जो scheduled रूट है ये कौन बनाता है? अभी अगर मान लीजिए जैसे आपका टाइम टेबल्स बने होते हैं, है ना, मान लीजिए अगर आपको कोई बाहर के डिपार्टमेंट का टीचर पढ़ा रहा है, मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपका टाइम टेबल सेट कर दिया, ठीक है, साथ के डिपार्टमेंट ने अपने अकॉर्डिंगली उनका टाइम टेबल सेट कर दिया, तो क्लैशेस हो जाएंगे।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक टीचर जो का लेक्चर 2 जगह पे इकट्ठा लग जाएगा, ठीक है, वो कैसे मैनेज करेगा? सेम एज जो स्केड्यूल्स हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन के, चाहे वो पैसेंजर फ्लाइट से चाहे कार्गो फ्लाइट से, उन सबका जो स्केड्यूल वो एक ही बंदा सेट करता है, दैट इज डीजीसीए। ठीक है, जैसे डीजीसीए इंडिया का हेड है, तो डीजीसीए ने क्या करना है, इंडिया में आने जाने वाली जितनी भी फ्लाइट है उसका स्केड्यूल बना के आईसीएओ के साथ शेयर कर देना। फिर आईसीएओ का क्या क्या होता है, जितनी भी कंट्रीज से उसको स्केड्यूल्स मिले हैं, सब स्केड्यूल्स को देख के उसके क्लैशेस को हटा के एक फाइनल स्केड्यूल जो है वो री इशू करना, सबको बताना कि इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही फ्लाइट्स चलेंगी, क्योंकि हर एक फ्लाइट का अपना अपना एक स्केड्यूल होता है जिसके अकॉर्डिंग एविएशन इंडस्ट्री काम करती है। तो वो सारे स्केड्यूल्स कौन सेट करता है? डीजीसीए एंड आईसीएओ। ठीक है, नेशनल लेवल पे डीजीसीए, इंटरनेशनल लेवल पे आईसीएओ। ठीक है, आपके दो टॉपिक साथ ही साथ कवर हो रहे हैं, डीजीसीए भी और आईसीएओ भी, क्योंकि दोनों के जो मिशंस हैं वो सेम है। ठीक है जी, अगर डीजीसीए का मिशन है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी को देखना है, तो आईसीएओ का भी सेम मिशन है। अगर डीजीसीए जो है वो स्केड्यूल्स बनाता है एयर ट्रांसपोर्ट के, तो आईसीएओ भी इंटरनेशनली स्केड्यूल्स जनरेट करता है एयर ट्रांसपोर्ट के। ठीक है जी, अभी जनरल एविएशन जी ए इंक्लूडिंग ऑल अदर सिविल फ्लाइट प्राइवेट और कमर्शियल। डीजीसीए के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जीए, जनरल एविएशन, जिसका काम क्या होता है, जितनी भी सिविल फ्लाइट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे कमर्शियल हैं, उसको उसका सारा अकाउंट रखना कि कौन सी फ्लाइट कब चल रही है, किस दिन चल रही है, टोटल कितनी फ्लाइट्स हमारे पास प्राइवेट हैं, कितनी कमर्शियल है। मतलब द सिंपल थिंग इज दैट ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, इनका सबका काम एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करना है, हर एक का काम एविएशन इंडस्ट्री को लीड करना है, हर एक का काम एविएशन इंडस्ट्री की सिक्योरिटी को देखना है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है जो स्टैंडर्ड्स जो हैं पर्टिकुलरली हर एक कंट्री के द्वारा, हर एक स्टेट के द्वारा फॉलो किए जा सके, ताकि क्लैशेस को हटाया जा सके। ठीक है जी, तो ये कॉमन चीजें हैं, अगर आप याद रखोगे तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, फिर चाहे डीजीसीए आ जाए, चाहे आईसीएओ आ जाए, चाहे आईटा आ जाए, ठीक है, चाहे डबल एआई आ जाए, कोई भी आ जाए, सबके अगर ये स्टैंडर्ड्स याद रख लिए तो क्वेश्चन विल बी इजी फॉर यू टू बी अटेम्प्ट, क्योंकि हर एक के स्टैंडर्ड्स यही है, हर एक के मिशन सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम रीजनल ऑफिसेज की बात करें, रीजनल ऑफिसेज हर एक के अलग अलग होते हैं, डीजीसीए के रीजनल ऑफिस याद करने वाली चीज है ये। ठीक है, हेडिंग अलग से बनेगा क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो यू विल राइट अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू डीजीसीए, उसके बाद उसका मिशन उसे एक्सप्लेन करोगे, मिशन के बाद उसका जो स्टैंडर्ड रेगुलेशन है या उसका वे ऑफ वर्किंग है वो कैसे काम कर रही है, या उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक, मतलब तीसरे नंबर पे ये हेडिंग आ जाएगी कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीजीसीए, जिसमें आप लिख दोगे स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना। ठीक है, उसके अलावा स्केड्यूल्स बनाना। ठीक है, फिर जितनी भी एविएशन इंडस्ट्री की एयरलाइन है सबका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। ये सारी चीजें क्या है आपके, आप उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिख दोगे। फिर एक और फोर्थ हेडिंग बनेगा आपका रीजनल ऑफिस, हर एक के आपको हेडक्वार्टर्स एंड रीजनल ऑफिस लिखने होते हैं। जब आपने रीजनल ऑफिस स्टार्ट करना है तो टॉप से सबसे पहले आप लिखोगे हेडक्वार्टर, फिर उसके बाद उसके जितने भी रीजनल ऑफिस हैं उनमें से कुछ 6 या 7 रीजनल ऑफिस याद करके आप लिख देना। जैसे यहाँ पर रीजनल ऑफिस क्या है, डीजीसीए हैज 14 रीजनल एयरवॉर्थिनेस ऑफिसेस RAO एट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन, भोपाल, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, कानपुर, गुवाहाटी एंड पटियाला। जितने याद हो जाए उतने कर लीजिए, बस टोटल नंबर याद रखिए कि 14 है। अगर 14 याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, और अगर 14 नहीं याद होते जो इजी हैं उन्हें याद कर लीजिए, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और ये जो है मेन या गुवाहाटी,
ये जो मेन मैंने बोले हैं ये हर एक के मोस्टली कॉमन होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता। ये 5 रीजनल सेंटर हर एक, चाहे डीजीसीए है, चाहे डबल एआई है, चाहे आईसीएओ है, चाहे आईटा है, हर एक के छोटे छोटे रीजनल सेंटर इन जगहों पे तो आपको इन ये जो 5 जगहें हैं इन पे तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये 5 प्लेसेस जो हैं वो इंडिया की हब प्लेसेस हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, जितनी भी इंटरनेशनल हमारी डीलिंग होती है उनमें से मेजर डीलिंग इन्हीं 5 पॉइंट से की जाती है। तो ये 5 पॉइंट अगर आप याद रख लोगे, इन्हें स्टार्टिंग में ही याद रखना, क्योंकि ये बहुत इजी है, नंबर 1, एंड नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर एक के रीजनल सेंटर मोस्ट ऑफ द आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है। आफ्टर दैट इट हैज अ रीजनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस लोकेटेड एट बैंगलोर एंड अ गिल्डिंग सेंटर एट पुणे। इसका एक रीजनल सेंटर प्लस डेवलपमेंट ऑफिस, अभी इसकी डेवलपमेंट क्या भी किसी ना किसी ने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर डीजीसीए खुद जहां हेडक्वार्टर है वहीं पर डेवलपमेंट का ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है, तो डीजीसीए के पास बहुत सारा काम है। या तो फिर वो अपनी डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे ले, या वो एविएशन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे ले। उसका मेन फोकस है एविएशन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना। इसीलिए जो डीजीसीए की डेवलपमेंट के लिए जो ऑफिस बना हुआ है वो बेंगलुरु में बना हुआ है, उसके बाद गिल्डिंग सेंटर जो है वो पुणे में बना हुआ है। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, हर एक, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे कॉलेज है, चाहे होटल है, चाहे कोई ट्रैवल एजेंसी है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही डीजीसीए के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है हमारे पास फ्लाइट स्टैंडर्ड ब्यूरो, FSB। ठीक है, फ्लाइट स्टैंडर्ड ब्यूरो जिसका मेन काम होता है कि उसने जितनी भी फ्लाइट्स चल रही हैं, उनके जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं कि हर एक फ्लाइट को कुछ सॉर्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी कंपल्शन में। ठीक है, तो जितने भी फ्लाइट के स्टैंडर्ड्स हैं उनकी देखरेख कौन करता है? FSB, फ्लाइट स्टैंडर्ड ब्यूरो। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास डिपार्टमेंट आता है इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेशन डायरेक्टरेट। देखिए, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एविएशन इंडस्ट्री इज आल्सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पैसे का लेन देन होता है तभी फ्लाइट चलती है। ठीक है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज इनकम्प्लीट विदाउट इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेशन। अगर हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी कि आसपास क्या हो रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है? अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि मान लीजिए इजराइल में वॉर चल रही है, ठीक है, तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को उस अकॉर्डिंग कैसे मेंटेन करेंगे? बाई चांस हम इजराइल की और हमने फ्लाइट भेज दी और वहां पर कोई मिस हैपनिंग हो गई, है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंट्री में कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है? हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी हमें पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेशन इज द नेक्स्ट डिपार्टमेंट आफ्टर FSB। तो इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज के रिगार्डिंग कहीं से भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंगली कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नए स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना। तो ये मेन काम है IRD का। ठीक है, डिपार्टमेंट्स एज इट इज याद करने पड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट आपका 5th हेडिंग होगा क्वेश्चन में डिपार्टमेंट, उसके बाद क्वेश्चन कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट। अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, उसको देखने के लिए कोई ना कोई बंदा तो होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो होना चाहिए, अगर कोई भी टेक्निकल इश्यूज आए तो उन टेक्निकल इश्यूज को वो कंट्रोल कर सके, देख सके। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग डॉक्टरेट डायरेक्टरेट इज बेसिकली a department who is responsible for handling all the technicalities of aircrafts, जिसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है जी, जिनको एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट की जितनी भी असेंबलिंग से उसकी नॉलेज होती है, ताकि अगर बाय चांस किसी भी एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो उसको वो हैंडल कर सके।
उसके अंडर अभी देखिए AED के अंडर भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, दैट इज एरो इंजीनियरिंग डिवीजन, एरो लेबोरेटरी डिवीजन, एविएशन एनवायरनमेंट यूनिट, एयर ट्रांसपोर्ट डिवीजन। इस डिपार्टमेंट के अंडर और सब डिपार्टमेंट बने हुए हैं, दैट इज एरो इंजीनियरिंग डिवीजन। ठीक है जी। अभी अगर इफ यू आर कैपेबल, ठीक है, तो ये वाले भी याद कर लो। अगर आपको लगे कि नहीं फिलहाल के लिए हमें इसे याद नहीं करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी आपको सेम सब्जेक्ट, ठीक है, सेम मतलब ये टॉपिक्स आगे चल के भी आएंगे। अगर आप चाहते हो कि अभी नहीं करना तो आपको तब करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली करने तो पड़ेंगे ही, अगर अब कर लोगे तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो एरो इंजीनियरिंग डिवीजन, ठीक है, जो इंजीनियरिंग के ऊपर पूरे का पूरा जो टेक्निकलिटीज के ऊपर ध्यान देता है। एरो लेबोरेटरी डिवीजन, जितना भी लेबोरेटरी वर्क है, लेबोरेटरी साइंस लेबोरेटरीज नहीं, यहाँ पर कंप्यूटर लेबोरेटरीज, क्योंकि सारे का सारा कंट्रोलिंग जो है एरोप्लेन का, जितना भी नेविगेशन सिस्टम है वो सारे का सारा ग्राउंड से ही होता है। ग्राउंड से भी कहां से, जितने भी हमारे कंप्यूटर लेबोरेटरीज बनी होती है तो उनको हैंडल करने के लिए एरो लेबोरेटरी डिवीजन है। उसके बाद है एविएशन एनवायरनमेंट यूनिट, ठीक है, कि जो सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देती है, तो उस चीज पे कि फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग करनी है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वो सारा देखने के लिए एविएशन एनवायरमेंटल यूनिट है, जितना भी फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट रिगार्डिंग है। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट डिवीजन क्या है, जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसके रिगार्डिंग कि कौन कितनी ट्रांसपोर्टेशन कहां पर होनी चाहिए, ठीक है, उसकी प्रॉपर डिवीजन के लिए जो डिपार्टमेंट बना। उसके नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लाइट क्रू लाइसेंसिंग, ये लास्ट है। देखिए DGCA के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं। मान लीजिए किसी भी एयरलाइन ने लाइसेंस लेना है DGCA से, DGCA के बिना मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स नहीं चल सकती इंडिया में। DGCA तो सब रेगुलेशंस को देख रहा है, DGCA से एफिलिएशन नहीं मिला तो हमारी एयरलाइन किसी काम की नहीं, ठीक है, उसे अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, वो चलेगी ही नहीं। सो DGCA से लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेने के लिए कोई ना कोई DGCA के अंदर ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो सारे स्टैंडर्ड्स को देखे कि जिसको हमने लाइसेंस दे रहे हैं उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो DGCA का मेंबर बन सके। तो इसीलिए जितने भी लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स चेक एंड लाइसेंस अप्रूवल, वो सारे का सारा एक ही डिपार्टमेंट देखता है, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ फ्लाइट क्रू लाइसेंसिंग, ठीक है। ट्रेनिंग एंड लाइसेंसिंग डायरेक्टरेट ऑफ DGCA has two main sections to carry out various functions related to pilot licensing. A list of function of each section is as under. Licensing 1, याद रखिए इस चीज को, ये दो लाइसेंसिंग यू विल हैव टू लर्न अबाउट। नंबर 1 लाइसेंसिंग 1 section, policy pertaining to renewal of licenses of air crew personnel, renewal of all air crew licensing including disposal of journal inquiry pattern और 2 renewals। मतलब लाइसेंस 1 सेक्शन में रिन्यूअल्स मतलब रीन्यू किए जाते हैं लाइसेंस, जो पहले से लाइसेंस बने उन्हें रीन्यू किया जाता है लाइसेंस 1 सेक्शन में। लाइसेंस 2 सेक्शन में क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स पायलट्स लाइसेंस, प्राइवेट पायलट्स लाइसेंस। मतलब लाइसेंस 1 में रिन्यू होते हैं लाइसेंस, लाइसेंस 2 में लाइसेंस बनाए जाते हैं, यही डिफरेंस है दोनों लाइसेंसेस का। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मेन पॉइंट्स क्या क्या हुए, हमने इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके बाद हमने उसका मिशन लिखना है, मिशन के बाद उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखेंगे, देन उसके बाद आप उसके रीजनल सेंटर्स एंड क्वेश्चन का एंड होगा डिपार्टमेंट्स, देन कंक्लूजन, ठीक है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो